सभी साथियों को नमस्कार। साथियों, अब की बार जो पंचायत चुनाव हो रहे हैं उसके बारे में हम आपको बताएंगे। और अब की बार पंचायत चुनाव 21 महीने देरी से हो रहे हैं, क्योंकि नवंबर में सरकारों का गठन होगा अब की बार, लेकिन फरवरी 2021 में ही पंचायतों का कार्यकाल ख़त्म हो गया था। तो आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि सरपंचों के लिए या पंचों के लिए, ज़िला परिषद के लिए क्या क्या आपकी एजुकेशन होनी चाहिए, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कब उसके वहाँ पे जो डेट आई है और उसके लिए कितनी आपको सिक्योरिटी जमा करवानी पड़ेगी, वो सारी चीज़ें हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले तो हरियाणा में जो चुनाव है वो 10 जिलों में चुनाव करवाए जाएंगे पहले चरण में। हमने पहले भी बताया था आपको 2 चरणों में होंगे, एक बार 10 जिलों में, एक बार 12 जिलों में। तो पहले 10 जिलों में करवाए जाएंगे और इन 10 जिलों में जो ग्रामीण एरिया में कोड ऑफ कंडक्ट भी लागू हो गया है। इन 10 जिलों में जो ग्रामीण एरिया है, सिर्फ शहरी में नहीं, सिर्फ ग्रामीण एरिया में आचार संहिता लागू हो गई है। और ये आचार संहिता जो लागू हुई है ये उन्हीं जिलों में लागू हुई है जहाँ पे चुनाव है। पंच और सरपंच का जो परिणाम है उसका जो मतदान के दिन ही उसका पता चल जाएगा कि कौन पंच बना है और कौन सरपंच बना, शाम के समय उसका पता चल जाएगा। जबकि ब्लॉक समिति का और ज़िला परिषद का उनका जो रिजल्ट है, बाकी जो 12 ज़िले बच गए, जब उनका इलेक्शन होगा तो उसके साथ ही उनका रिजल्ट आएगा। यानी कि पंचायत समिति का और ज़िला परिषद का जो मतदान का रिजल्ट है वो इकट्ठा आएगा। तो अब की बार जो चुनाव आयोग ने बताया है कि इस चुनाव में लगभग 64,32,609 पुरुष मतदाता हैं, 56,10,272 महिलाएं और जबकि 192 थर्ड जेंडर मतदाता वोटिंग करेंगे। और चुनाव संपन्न करवाने के लिए, शांतिपूर्वक चुनाव संपन्न करवाने के लिए सरकार ने अब की बार 38,000 कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई है, ताकि किसी प्रकार की कोई भी घटना ना हो। तो उसके बाद अगर हम बात करें, इन 10 जिलों में पंचायत चुनाव के लिए 14,637 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। इनमें से 2,997 बूथ सेंसिटिव घोषित किए गए हैं, जबकि 3,533 बूथ हाइपर सेंसिटिव की श्रेणी में रखे गए हैं। हाइपर सेंसिटिव जो श्रेणी में बूथ रखे गए हैं वहाँ पे फूटिंग की आप कह सकते हैं, या जो वहाँ पर हम कह सकते हैं बूथ कैप्चरिंग वगैरह की, या ऐसी घटनाएं जहाँ पे होती हैं जहाँ पे हिंसा भड़कने के चांस ज़्यादा हों, उसको हाइपर सेंसिटिव बूथ बोला जाता है। तो वहाँ पर जो चुनाव आयोग की तरफ से, सरकार की तरफ से 1 या 2 पुलिसकर्मी एक्स्ट्रा रखा जाएगा। यानी कि कुछ पुलिसकर्मी जो होते हैं उनके अलावा भी 1-2 पुलिसकर्मी एक्स्ट्रा रखा जाएगा। ये सरकार और चुनाव आयोग चाहते हैं कि पंचायत चुनाव जो शांतिपूर्ण तरीके से हो। तो शांतिपूर्ण ढंग से करवाने के लिए राज्य चुनाव आयोग ने 3 ऑब्जर्वर भी नियुक्त किए हैं। इलेक्शन ऑब्जर्वर जो होगा उसमें सीनियर IAS अफसर तैनात होगा और शांति बनाए रखने के लिए एक IPS अफसर तैनात किया जाएगा, ताकि वहाँ पे किसी भी प्रकार की शांति व्यवस्था ना बिगड़े। अब पहले फेज में जिन 10 जिलों में चुनाव होने जा रहा है तो उनमें नू को सबसे ज़्यादा सेंसिटिव जोन में रखा गया है। यहाँ पर अगर नू की हम बात करें, 412 हाइपर सेंसिटिव और 271 सेंसिटिव बूथ हैं। दूसरे नंबर पर भिवानी ज़िला है, जहाँ पर 242 हाइपर सेंसिटिव बूथ हैं। और उसके बाद अगर हम बात करें, 182 सेंसिटिव बूथ हैं। तीसरे नंबर पर जींद जिला, जहाँ 224 सेंसिटिव बूथ हैं और 149 हाइपर सेंसिटिव बूथ हैं। तो फिर हम बात करें कि ये चुनाव अब की बार कैसे होगा। ये चुनाव सम्मानित साथियों EVM के द्वारा भी होगा और बैलेट पेपर के द्वारा भी। अगर हम बात करें पंचायत, सरपंच और ज़िला परिषद का, तो वो EVM के द्वारा होगा। और जो EVM पहले इस्तेमाल हो चुके हैं लोकसभा और विधानसभा के चुनावों में, इनमें वीवीपैट नहीं होगा। पंचों के लिए बैलेट पेपर का इस्तेमाल किया जाएगा और उसमें 17,628 बैलेट बॉक्स और 35,000 EVM की व्यवस्था सरकार के द्वारा की जा चुकी है। एक बार फिर बता दूं आपको सम्मानित साथियों, जो 35,000 EVM की व्यवस्था की गई है, ये EVM पहले जो विधानसभा का और लोकसभा का चुनाव हुआ था
उसमें ये प्रयोग की जा चुकी हैं, जिसके कारण इसमें वीवीपैट की सुविधा नहीं है। पंच के लिए वही बैलेट का पुराना तरीका अपनाया जाएगा। अब जो पहले चरण में जिन 10 जिलों में चुनाव होने हैं वो ज़िले कौन से हैं? उनमें भिवानी, फतेहाबाद, झज्जर, जींद, कैथल, महेंद्रगढ़, नूंह, पंचकुला, पानीपत और यमुनानगर शामिल हैं। इन जिलों में 14 अक्टूबर से नामांकन शुरू हो जाएंगे और 19 अक्टूबर तक चलेंगे। 20 अक्टूबर को नामांकन पत्रों की पड़ताल की जाएगी और 21 अक्टूबर तक दोपहर तक नाम वापस लिए जा सकते हैं, जिसकी किन्हीं कारणों से किसी दूसरे कैंडिडेट की सहमति बन जाती है तो वो नाम अपना वापस ले सकता है 31 अक्टूबर तक। उसके बाद अगर हम बात करें जो जमानत राशि होती है, जो सिक्योरिटी डिपॉजिट बोला जाता है, जो पंच है, पंच के अगर हम सामान्य वर्ग के लिए बात करें तो सिक्योरिटी डिपॉजिट सामान्य से 250 रुपये है और महिला अगर या SC वर्ग और बैकवर्ड क्लास के लिए 125 रुपये है। सरपंच के लिए जो सामान्य वर्ग के लिए 500 रुपये है, जबकि रिजर्व कैटेगरी के लिए 250 रुपये है। ये सरपंच का था। अगर हम बात करें पंचायत समिति की तो पंचायत समिति मेंबर के लिए 750 रुपये और रिजर्व के लिए 325 रुपये, जबकि जिला परिषद मेंबर के जो सामान्य वर्ग के लिए हैं उनके लिए 1000 रुपये रखा गया है और जो आरक्षित है, आरक्षित श्रेणी के लिए 500 रुपये सिक्योरिटी डिपॉजिट रखा गया है। जो जमानत राशि जिसको हम बोलते हैं वो आरक्षित वर्ग के लिए 500 रुपये रखी गई है जिला परिषद में। ये सारी चीज़ों में अलग अलग है। अब सामान्य साथी उसके बाद अगर हम चुनाव पे खर्च की बात करें तो चुनाव की खर्च की लिमिट सरकार ने रखी है। अब की बार पंचायत मेंबर के लिए जो पंच होता है, पंच के लिए 50,000 रुपये तक का लिमिट रखी है और सरपंच के लिए 2 लाख रुपये लिमिट रखी है। पंचायत समिति का जो मेंबर होता है उसके लिए 3,60,000 रुपये सरकार ने लिमिट रखी है, जबकि जिला परिषद के मेंबर के लिए अगर हम बात करें तो 6 लाख रुपये की लिमिट रखी गई है। इससे ज़्यादा आप खर्चा नहीं कर सकते, ये सरकार चुनाव आयोग के द्वारा लिमिट दी गई है। इससे ज़्यादा खर्चा अगर कोई करता तो वो गैरकानूनी माना जाएगा। तो उसके बाद अगर हम बात करें जो 10 जिलों में पंचायत समिति और जिला परिषद के जो 30 अक्टूबर को मतदान होंगे, जबकि जो सरपंच हैं और पंच हैं उनके जो मतदान है वो 2 नवंबर को होंगे। एक बार फिर बता दूं कि जो पहले 10 जिलों में चुनाव होंगे 30 अक्टूबर को जो मतदान होगा जिला परिषद का और पंचायत समिति का होगा और 2 नवंबर को पंचों और सरपंचों के लिए होगा। पंचों की सरपंचों की जो गिनती है वो मतदान ख़त्म होने के बाद साथ के साथ शाम को ही उनकी गिनती की जाएगी, बताया जाएगा कि कौन सरपंच है, कौन मेंबर बना है, कौन पंच बना है। जबकि जिला परिषद का और अगर हम पंचायत समिति की बात करें तो उसके लिए वेट करना पड़ेगा। उसके लिए जो बाकी के 10 जिले हैं उनके साथ ही बताया जाएगा कि कौन पंचायत समिति का सदस्य बना है और कौन जिला परिषद का सदस्य बना है। ये इनकी काउंटिंग एक साथ नहीं होगी, सरपंच के साथ ही नहीं होगी। तो अब की बार एक चीज़ और किया सरकार ने, जैसे पहले ये नोटा का ऑप्शन पहले भी दे रखा था, अगर किसी जगह पे है ना नोटा के वोट दूसरे कैंडिडेट से ज़्यादा आएंगे तो वहाँ पे चुनाव रद्द हो जाएगा। और चुनाव तो रद्द होगा ही, उसके साथ एक और बहुत अच्छी चीज़ कर दी है कि अगर वहाँ पे चुनाव रद्द होता है ना तो जो भी कैंडिडेट, जितने भी कैंडिडेट लड़े हैं, चाहे कोई पहले नंबर पे, चाहे कोई दूसरे पे, चाहे तीसरे पे, अगर उन सबसे ज़्यादा वोट नोटा के हैं तो वो इलेक्शन नहीं लड़ पाएंगे। यानी कि अगर दोबारा जो चुनाव होगा तो दोबारा चुनाव होते समय जो कैंडिडेट पहले थे वो दोबारा से चुनाव नहीं लड़ सकते, यानी कि वो चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। अब अगर हम बात करें जो एजुकेशन की है, क्योंकि सरकार ने पहले ही शिक्षा के लिए रूल बना रखा है, एजुकेशन के लिए रूल बना रखा है। अगर हम बात करें जो पिछला पंचायत चुनाव था उससे पहले अनपढ़ भी बन सकते थे, जो पंचायत के मेंबर कह सकते हैं हम या सरपंच कह सकते हैं, हम ब्लॉक समिति के सदस्य कह सकते हैं, पहले अनपढ़ भी बनते थे। लेकिन पिछले प्लान से ही सरकार ने इसके लिए शिक्षा की व्यवस्था निर्धारित की है। तो उसमें एजुकेशन की अगर हम बात करें जो सरपंच चुनाव के लिए है, जो सरपंच के चुनाव के लिए सामान्य वर्ग की अगर हम बात करें तो 10वीं है और महिलाओं और SC वर्ग के लिए अगर हम बात करें यानी कि औरतों के लिए और SC के लिए 8वीं पास सरपंच के लिए योग्यता होनी चाहिए। अगर हम पंच की बात करें तो पंच के लिए सामान्य वर्ग के लिए 10वीं और महिलाओं SC के लिए 8वीं पास होना बहुत ज़रूरी है।
पंच के लिए ये देखो, पहले क्या था, पहले जो चुनाव में 5वीं पास भी एससी वर्ग के लिए कर रखी थी, महिलाओं व एससी वर्ग के लिए। अब की बार इन्होंने 8वीं पास कर दी है पंच के लिए, और सामान्य वर्ग के लिए इन्होंने पंच के लिए 10वीं है, सरपंच के लिए भी 10वीं, और महिलाओं और एससी के लिए 8वीं पास कर रखी है। ये होना बहुत ज़रूरी है। अगर हम बात करें जिला परिषद की, तो जिला परिषद के मेंबर के लिए जो सामान्य वर्ग की जो शैक्षणिक योग्यता है वो 10वीं रखी गई है। महिला और एससी वर्ग के उम्मीदवारों के लिए 8वीं पास, और एससी की महिला अगर जिला परिषद मेंबर के लिए लड़ती है तो उसका 5वीं पास होना बहुत ज़रूरी है। अगर हम पंचायत समिति के मेंबर की बात करें, तो पंचायत समिति के मेंबर में जो है सामान्य वर्ग के लिए 10वीं, जबकि महिला और एससी वर्ग के लिए 8वीं पास होना बहुत ज़रूरी है। अब की बार सरकार ने ये गाइडलाइन जारी कर दी है, जो चुनाव आयोग की तरफ से ये गाइडलाइन जारी की गई है। जो ये क्वालिफ़िकेशन पूरी नहीं करता वो चुनाव नहीं लड़ पाएगा। अब हम डॉक्यूमेंट बता देते हैं आपको। तो डॉक्यूमेंटों में अगर हम बात करें, सबसे मेन जो मुख्य डॉक्यूमेंट है आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर कार्ड, SC/BC का सर्टिफिकेट। और अगर आपके पास वोट कार्ड नहीं है तो वोट नंबर का आपके पास सबूत होना चाहिए। जैसे वोटर लिस्ट होती है जो, उसके आधार पे, या आप जो आपके BLO हैं उनसे उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए। उसके ऊपर जो हमारा नंबर लिखा होता है, वोटर ID होती है, वो होनी चाहिए। ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा भी और भी डॉक्यूमेंट चाहिए, जैसे कि आपकी जो घर के अंदर अगर हम बात करें ना, तो घर के अंदर लेटरिंग बहुत ज़रूरी है। रेजिडेंस का फैमिली ID का सर्टिफिकेट होना चाहिए, रेजिडेंस भी चाहिए, फैमिली ID भी चाहिए। और जो लैंड मॉर्गेज बैंक होता है, ये जो ज़मीन वगैरह पे लोन देते थे, और कोऑपरेटिव बैंक होते हैं, इन बैंकों का नो ड्यू चाहिए। बिजली का बिल और पानी के बिल के NOC चाहिए, यानी कि उनका भी नो ड्यू चाहिए। और पुलिस की वेरिफिकेशन चाहिए। जिस भी साथी को वीडियो अच्छी लगी हो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करो, कमेंट में ज़रूर बताएं।